Hello student, I am Tabir Fatima from Marvik Mantra Education Private Limited and today we are going to start a new topic which is reflection of light. तो reflection of light को पढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी सी टॉपिक हैं हमारे इस चैप्टर में जिनको हम पढ़ेंगे, जैसे कि what is light, एक्चुअली लाइट होती क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, रे क्या होती है, देन व्हाट इज बीम, बीम क्या होती है, बीम के टाइप्स कितने होते हैं, देन हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद हम पढ़ेंगे उसके कुछ लॉज जो कि एक्चुअली दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, तो हम दो ही लॉ पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज लाइट, लाइट एक्चुअली होती क्या है। तो बेसिकली लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एक एनर्जी की क्या होती है, फॉर्म होती है विच इनेबल अस टू सी थिंग्स, जो कि हमें देखने में क्या करती है, हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, हमें तो बचपन से पता है कि लाइट एक्चुअली एक एनर्जी है, लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है और लाइट के थ्रू ही हम किसी भी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन अब हम लाइट के थ्रू चीज़ों को देखते कैसे हैं, तो सपोज एक कोई सोर्स ऑफ लाइट है, आपके घर में ट्यूबलाइट भी हो सकती है, बल्ब भी हो सकता है, CFL भी हो सकता है, वहाँ से लाइट क्या होती है, एमिट होती है, वहाँ से लाइट आपकी आती है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर, आपके रूम में कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो बेड है, चेयर है, टेबल है, जब लाइट उसके ऊपर फॉल होती है, जब लाइट उस पर उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हिट होती है, हिट होने के बाद वो क्या होती है, वापस जाती है, वापस बाउंस बैक होती है और बाउंस बैक होकर वो हमारी आंखों की तरफ आती है, जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो एक्चुअली लाइट क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट, जिसके थ्रू हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या हैं, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट डज नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल, लाइट को किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए। लाइट जो है, हम ज़रूरी नहीं है कि वो एयर के अंदर ही ट्रैवल करे या वाटर के अंदर ही ट्रैवल करे या किसी सॉलिड चीज़ या ऑब्जेक्ट के अंदर ही ट्रैवल करे, नहीं, लाइट जो है उसको किसी मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इवन लाइट जो होती है वो वैक्यूम के अंदर भी क्या करती है, ट्रैवल करती है। आप सबको जैसे पता है वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम एक एम्प्टी स्पेस होता है, ठीक है, जहाँ पर कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं होता, तो लाइट वहाँ पर भी क्या करती है, ट्रैवल करती है। जैसे लाइट सन है, सन से अर्थ के एटमॉस्फेयर पर लाइट आ रही है, तो स्पेस को वो कवर करती हुई आती है, तो स्पेस में तो कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं है, इवन लाइट क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। तो लाइट जो है जब वो वैक्यूम के अंदर ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वो एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर क्या करती है, ट्रैवल करती है। एक बहुत कॉमन सा फिनोमेना है, जब रेनी सीजन में या मॉनसून के अंदर लाइटनिंग होती है, थंडरिंग होती है, तो हम लोगों को सबसे पहले फ्लैश ऑफ लाइट दिखाई देता है, फिर हमें थंडरिंग की आवाज़ आती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है एक्चुअली वो साउंड की स्पीड से भी क्या है, फास्टेस्ट है। तीसरी प्रॉपर्टी इज light travel in a straight path in a uniform medium, this is called rectilinear propagation of light। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में ही क्या करती है, ट्रैवल करती है। कब स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, जब यूनिफॉर्म मीडियम होता है। यूनिफॉर्म मीडियम का मतलब होता है कि जब डेंसिटी जो है मीडियम की वो कैसी है, एकदम कांस्टेंट है, तब लाइट कैसे ट्रैवल करती है, एक स्ट्रेट पाथ के अंदर ट्रैवल करती है और उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब अगर डेंसिटी किसी मीडियम की चेंज है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या डेंसिटी चेंज है तो लाइट के साथ क्या होता है, तो बेटा लाइट जो है वो फिर स्ट्रेट
पाथ में या स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती है। वो कैसे ट्रेवल करती है? वो बैंड होती हुई आती है। जैसे कि स्टार लाइट से जब लाइट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर पर आती है तो उसका जो पाथ है वो स्ट्रेट या सेम नहीं होता, वो बैंड होती हुई आती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, या उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? उस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो अभी हमने इस स्लाइड में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि व्हाट इज लाइट, लाइट क्या होती है और लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि रे होता क्या है। हम जनरली एक टर्म यूज करते हैं, अरे ये तो एक रे है, अरे ये तो लाइट रे है। तो व्हाट इज रे? एक्चुअली रे होती क्या है? तो एक स्ट्रेट पाथ, एक सीधा रास्ता along which light travels, जिस पर लाइट क्या करती है? ट्रेवल करती है। एकदम स्ट्रेट पाथ है, अगर एक लाइट उस पर ट्रेवल कर रही है तो वो कहलाती है रे। जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा कि एक यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया है, तो इस डायग्राम में एकदम स्ट्रेट लाइन है जिस पर लाइट क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं रे। द डेफिनेशन ऑफ रे इज A ray is the straight line path along which light travels. रे क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है जिस पर आपकी लाइट क्या करती है? ट्रेवल करती है। दूसरी चीज, आप जब भी कॉपी में या डायग्राम बनाते हैं रे का, तो रे का डायग्राम में हमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के साथ एक एरो बनाना जरूरी है। अगर आप ये एरो नहीं बनाएंगे या एरो हेड नहीं बनाएंगे, इट मीन्स आप रे नहीं बना रहे। तो रे को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें हमेशा क्या यूज करना पड़ता है? एक एरो हेड का यूज करना पड़ता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो हेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन। जब आप किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक एरो हेड बनाते हो तभी वो एक रे को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। और ये एरो हेड जो होता है ये सिर्फ रे को ही रिप्रेजेंट नहीं करता, ये डायरेक्शन ऑफ रे को भी क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है कि डायरेक्शन क्या है रे की। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मैंने एक रे बनाई एकदम स्ट्रेट, तो दिस इज रे। क्योंकि मैंने यहाँ पर एरो हेड बनाया तो ये रे है। नाउ अब इसके डायरेक्शन भी तो बता रहा है कि ये डायरेक्शन जो है इस रे की वो कहाँ है? टूवर्ड्स राइट साइड। तो रे जो होती है, या आप जब रे को रिप्रेजेंट करते हो किसी एरो हेड से, तो एरो हेड रे के साथ साथ वो डायरेक्शन भी बताता है कि रे किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। फिर सेम चीज अगर हम बात करें बेटा कि रे तो ठीक है कि एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ है along which light travels, जिस पर आपकी लाइट ट्रेवल कर रही है, उसे हमने बोला रे। लेकिन अगर अब यही रे बहुत सारी है, एक बंच है या कलेक्शन के अंदर है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो जब लाइट रेज जो होती हैं वो बंडल के अंदर होती हैं, बहुत सारी होती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बीम। तो हम बीम को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम बीम की डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं कि अ बंच ऑफ रे, लाइट रे, या अ बंच ऑफ लाइट रे, अ बंच ऑफ रे कलेक्टिवली इज नॉन एज बीम। ठीक है, फिर बीम क्या होती है? एक्चुअली बीम के तीन टाइप्स होते हैं या 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज पैरेलल बीम, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं अभी समझाऊंगी कि पैरेलल बीम क्या होती है। द सेकेंड वन इज कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम क्या होती है अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। एंड द थर्ड वन इज डाइवर्जेंट बीम। ठीक है, नाउ व्हाट इज पैरेलल बीम? पैरेलल बीम क्या होती है? जब लाइट रेज या ग्रुप ऑफ लाइट रेज या अ ग्रुप ऑफ रेज पैरेलल टू ईच अदर, जब 2 लाइट की रे या 2 से ज़्यादा लाइट की रे एक दूसरे के साथ कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं, आगे कहीं पर भी मीट नहीं करती, कहीं पर भी उनमें इंटरसेक्शन नहीं होता, बस पैरेलल होती हैं, तो उन बीम्स को हम बोलते हैं पैरेलल बीम।
ठीक है। व्हाट इज कन्वर्जेंट बीम? कन्वर्जेंट बीम क्या होता है बच्चा? कन्वर्जेंट बीम होता है कि अ ग्रुप ऑफ लाइट रे मीटिंग एट अ पॉइंट, मतलब जब बहुत सारी लाइट की जो रेज होती हैं, जब वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट करती हैं, तो उन लाइट की रेज को क्या बोला जाता है? कन्वर्जेंट बीम बोला जाता है। डाइवर्जेंट बीम किसे बोलते हैं? कि अ ग्रुप ऑफ लाइट रे स्प्रेड आउट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट, मीन्स जब एक पर्टिकुलर पॉइंट से बहुत सारी लाइट रेस क्या हो रही हैं? स्प्रेड आउट हो रही हैं, फैल रही हैं, उन्हें बोला जाता है डाइवर्जेंट बीम। तो बेसिकली कन्वर्जेंट का मतलब होता है कलेक्ट करना। तो कन्वर्जेंट बीम में क्या होता है? हम लोग लाइट रेस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कलेक्ट करते हैं, जबकि डाइवर्जेंट बीम में हम क्या करते हैं? डाइवर्जेंट बीम में हम एक पर्टिकुलर पॉइंट से लाइट रेस को स्प्रेड आउट करते हैं, लाइट रेस को फैलाने का काम करते हैं। फिर इसके बाद इसी सेम सब चीज़ों के ऊपर, रेस के ऊपर, बीम के ऊपर हमारा आगे का जो चैप्टर है वो क्या है? बेस्ड है। तो नेक्स्ट जो स्लाइड है आपकी वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ जनरली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम हमारे जो बचपन की एक एक्टिविटी बोल सकते हैं, या बचपन में हम जो शरारत करते थे हम उससे रिलेट करते हैं। हम क्या करते थे बचपन में? बॉल लेते थे, बॉल को या तो ग्राउंड पर हिट करते थे या फिर किसी वॉल के ऊपर क्या करते थे? स्ट्राइक करते थे। आप चाहे बॉल को वॉल पर स्ट्राइक करो या फिर ग्राउंड पर स्ट्राइक करो, उसका रिजल्ट क्या निकलता था? वो बॉल वापस से क्या होती थी? बाउंस बैक होती थी, वापस से आपकी तरफ आती थी। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इसी चीज़ को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो सेम यही प्रोसेस, सेम यही फिनोमेना लाइट पर भी क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। कैसे? When light falls on a highly polished surface like mirror, most of the light is bounced back into the same medium, and this phenomena is called reflection of light. Means कोई हाईली पॉलिश्ड सरफेस है, कोई मिरर है या मिरर के जैसा ही कोई दूसरा सरफेस है जो कि हाईली पॉलिश्ड है। लाइट की रे आई, आकर उस पर क्या करी? स्ट्राइक करी। जैसे ही लाइट की रे ने आकर उस सरफेस के ऊपर स्ट्राइक किया, वो वापस से क्या होगी? बाउंस बैक होगी, वो वापस से उसी मीडियम में जाएगी जिस मीडियम से वो आई थी। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की एक बहुत छोटी और स्वीट डेफिनेशन और भी है। सिंपल सी, द फिनोमेना थ्रू विच लाइट रेज फॉल ऑन द सरफेस and get bounced back is known as reflection of light। सेम वही चीज़ कि किसी हाईली पॉलिश्ड सरफेस पर जब आपकी लाइट आकर क्या करती है? स्ट्राइक करती है या हिट करती है और वापस बाउंस बैक हो जाती है, वापस उसी मीडियम के अंदर चली जाती है जिस मीडियम से वो आई थी, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये तो थी डेफिनेशन। अब हम इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक डायग्राम के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। सी, ये है एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस। हम बोल देते हैं कि ये मिरर भी हो सकता है, बट हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये है एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस। एक लाइट रे आई, ये लाइट रे आई, लेकिन ये लाइट रे नहीं है जब तक मैं इस पे क्या नहीं बनाऊंगी? एरो नहीं बनाऊंगी, एरो हेड नहीं बनाऊंगी। तो ये एक लाइट रे आई, आकर इस हाईली पॉलिश्ड सरफेस पर क्या किया? उसने स्ट्राइक किया। तो जो लाइट की रे हाईली पॉलिश्ड सरफेस पर आकर स्ट्राइक करती है, उस लाइट की रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब स्ट्राइक तो कर गई लाइट की रे, अब आगे क्या होगा कि ये उसी मीडियम में वापस जाएगी जिस मीडियम से ये आई थी। मीन्स
लाइट की रे आकर स्ट्राइक करी, स्ट्राइक करने के बाद क्या हो गई, बाउंस बैक हो गई, वापस चली गई उसी मीडियम में जिस मीडियम से वो आई थी। तो जो लाइट की रे वापस जाती है उस लाइट की रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है रिफ्लेक्शन। नाउ रिफ्लेक्शन में हमने अभी तक सिर्फ 3 ही चीजें पढ़ी हैं कि एक होती है इंसिडेंट रे जो सरफेस को क्या करती है, स्ट्राइक करती है, सरफेस पर हिट होती है। दूसरी होती है रिफ्लेक्टेड रे जो बाउंस्ड बैक होकर क्या होती है, चली जाती है। लेकिन इन दोनों रेस के बीच में एक लाइन होती है और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। और ये नॉर्मल जो होती है या जो नॉर्मल लाइन है ये इस सरफेस के साथ कैसी होती है, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का क्या बनाती है, एंगल बनाती है। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल मिलकर क्या बना रहे हैं, एक एंगल बना रहे हैं। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम एज नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे मिलकर एक एंगल फॉर्म कर रहे हैं, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो पॉइंट है जहां पर लाइट आके स्ट्राइक हुई थी और स्ट्राइक होकर सरफेस पर स्ट्राइक होकर वापस चली गई, इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दो एंगल्स और हैं जो शायद कोई बताता है लेकिन हम आपको बताएंगे कि ये जो एंगल है बेटा, कौन सा एंगल, जो इंसिडेंट रे सरफेस के साथ बना रही है, इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ ग्लैंस, एंगल ऑफ ग्लैंस, या फिर ग्लैंस ऑफ इंसिडेंट एंगल। सेम एज ये जो एंगल है जो सरफेस के साथ बना रही है, कौन, रिफ्लेक्टेड रे, इस एंगल को भी क्या बोला जाता है, इस एंगल को भी बोला जाता है एंगल ऑफ ग्लैंस। तो हमने इस डायग्राम के थ्रू बहुत सारी टर्म्स पढ़ ली, जैसे कि इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है और एंगल ऑफ ग्लैंस क्या होता है। इसी डायग्राम के ऊपर या इसी डायग्राम के बेसिस ऑफ दिस डायग्राम हमारे पास ना 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो अगेन हम जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अभी हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम यही सेम डायग्राम क्या होंगे, बनाएंगे, और इसी डायग्राम के थ्रू मैं आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या करूंगी, समझाऊंगी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो बेसिकली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, हमने टर्म्स पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या चीज़। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, सेम डायग्राम जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में बनाया था कि एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस हमने बनाई, एक हमने बनाई इंसिडेंट रे, एक हमने बनाई रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में बनाया हमने नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कहाँ बनता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ बनता है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। अब फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन,
तीनों जो लाइंस है या रेज है, नॉर्मल इज नॉट अ रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है ये एक ही प्लेन पर क्या कर रही है, लाई कर रही है, एंड दिस इज आवर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं आपको लिख के बता देती हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल and reflected ray lie on the same plane. And second law is what? कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। मीन्स अगर मैं आपको बोलूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 30 डिग्री का है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। अगर हम बोले एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री का है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। ये जो दोनों एंगल्स होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और यही हमारा क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि एंगल आई इक्वल एंगल आर। सो ये हमारे क्या है, दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर क्या करते हैं, लाई करते हैं। तो इसी चीज़ पर या सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे हमें ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे इक्वल होता है ये हमें और अच्छे से समझ आ जाए। इसमें आपके इस क्वेश्चन में आपके कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। हर पार्ट को हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है या फर्स्ट लाइन क्या दे रखी है आपके क्वेश्चन की, द एंगल एट विच द लाइट रे स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिव प्लेन सरफेस इज 56 डिग्री। मतलब एक रिफ्लेक्टिव प्लेन सरफेस है, उस पर एक लाइट की रे आकर स्ट्राइक कर रही है और कितना डिग्री का एंगल बना रही है, 56 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हम इसी चीज़ को एक डायग्राम के थ्रू बना के और फिर समझते हैं कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक लाइट की रे आई आकर उस पर स्ट्राइक करी और कितना डिग्री का एंगल बनाया, 56 डिग्री का एंगल बनाया। हमें फाइंड आउट करना है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम ए और बी पार्ट को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो नॉर्मल है ये हमेशा परपेंडिकुलर के साथ, हमेशा सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होती है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसकी वैल्यू अभी गिवन नहीं है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस और इस 56 डिग्री के एंगल का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ए पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस 56 डिग्री इज इक्वल 90। 90 क्यों इक्वल 90 क्यों, क्योंकि नॉर्मल क्या कर रही है, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। देन एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें इस 56 डिग्री को क्या करना पड़ेगा, 90 के पास लेकर जाना पड़ेगा। तो जब ये 56 डिग्री 90 के पास जाएगा तो माइनस में हो जाएगा
और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास क्या निकल कर आएगा, 90 माइनस 56 इज 34। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास आया 34 डिग्री। सेम हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो जैसा हमने सेकंड लॉ पढ़ा था रिफ्लेक्शन का कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दे रखा है 34 डिग्री का, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका क्या होगा, 34 डिग्री का होगा। ओके, तो ये थे फर्स्ट 2 पार्ट्स। अब बात करते हैं हम थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट क्या बोल रहे हैं, द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे एंड द सरफेस। आपको बताना है कि रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस जो है वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। तो देखो बेटा, रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस मतलब हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है कि ये एंगल कितना डिग्री का होगा। तो सेम एज सी पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, सपोज इस पार्ट को हम मान लेते हैं x की, हमें x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस x इज इक्वल 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमें पता है कितना है, 34 डिग्री प्लस x इक्वल 90 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस 34 विच इज इक्वल 56 डिग्री। So this is our third part. Now D part क्या बोल रहे हैं, the angle made by the incident and reflected ray। अब आपको इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कितना, दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है आपको वो बताना है। मीन्स आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों को कंबाइन करके बताना है कि कितना डिग्री का क्या होगा, एंगल होगा। तो इस क्वेश्चन को हम डी पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हमने बाकी के 3 पार्ट्स को क्या किया है, सॉल्व किया है। एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 34 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना है, 34 डिग्री। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा, हमारा आंसर निकल कर आएगा 68 डिग्री। तो 68 डिग्री का जो एंगल है वो फॉर्म हो रहा है किस किस के बीच में, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। तो ये था एक क्वेश्चन रिलेटेड टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे ही हम आगे एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। See, what is the question? When a light ray incident perpendicularly on a surface, then what is the angle of incidence and angle of reflection? जब किसी सरफेस के ऊपर आपकी जो इंसिडेंट रे है वो परपेंडिकुलरली फॉल हो रही है या परपेंडिकुलरली उस सरफेस को स्ट्राइक कर रही है, उस कंडीशन में आपको बताना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर हमने लॉज अच्छे से पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी है। सपोज ये कोई एक सरफेस है, इस पर इंसिडेंट रे जो है वो परपेंडिकुलरली लाई हो रही है। परपेंडिकुलरली का मतलब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। अब यही इंसिडेंट रे है और यही सेम क्या है, नॉर्मल है। तो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना होगा भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल होता है जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल मिलके बनाती है। अब यही सेम इंसिडेंट रे है, यही सेम क्या है, नॉर्मल है, तो इनके बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, इनके बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 0 डिग्री। अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा,
0। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये इम्पॉर्टेंट है कि जब भी कोई लाइट की रे किसी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती है तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों कैसे होते हैं, 0 होते हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन पढ़ा, हमने उसके लॉज पढ़े, हमने कुछ टर्म्स देखी जो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने में हमारी हेल्प करती हैं। इसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कि रिफ्लेक्शन के टाइप्स कितने होते हैं। तो जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 2 थे, ऐसे ही टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितने होते हैं बेटा, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन भी 2 ही होते हैं। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसका दूसरा नाम है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, और सेकंड होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसका दूसरा नाम क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। बेसिकली अब बच्चे होते हैं कंफ्यूज कि इन दोनों रिफ्लेक्शन में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो जो सरफेस है, ये जो दोनों रिफ्लेक्शन हैं ये जिन सरफेसेस पर होते हैं, ये दोनों सरफेसेस कैसी होती हैं, आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। जैसे मैं आपको बात करूं रेगुलर रिफ्लेक्शन की, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा स्मूथ सरफेस पर देखने को मिलता है, जबकि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलता है एक रफ सरफेस पर। होता क्या है रेगुलर रिफ्लेक्शन में, इन रेगुलर रिफ्लेक्शन, अगर हम रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, सपोज ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है, हम इसको एक स्मूथ सरफेस बना लेते हैं। सपोज ये सरफेस कैसा है, एक स्मूथ सरफेस है। अब लाइट की रे आकर स्ट्राइक करती है और बाउंस बैक हो जाती है, फिर एक लाइट की रे आकर स्ट्राइक करती है और बाउंस बैक हो जाती है। तो स्मूथ सरफेस में हमें क्या देखने को मिलता है, या रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो इंसिडेंट रेज होती हैं वो आपस में कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, और जब वो बाउंस बैक होकर वापस जाती हैं या वो जब किसी सरफेस पर स्ट्राइक करती हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो भी क्या होती हैं, आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो इस कंडीशन से हमें एक चीज़ देखने को मिलती है, वो क्या कि रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस में तो होता ही है, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन जब लाइट की रे स्ट्राइक करती है सरफेसेस के ऊपर, तो सरफेस पर स्ट्राइक करने के बाद जो लाइट की रेज जाती हैं वापस उसी मीडियम में जिस मीडियम में से वो आई थी, तो हम क्या देखते हैं कि वो एक ही डायरेक्शन के अंदर क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं, वो स्प्रेड आउट नहीं होती हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन में लाइट की रे आकर स्ट्राइक करी थी तो इंसिडेंट रेज भी कैसी थी, पैरेलल थी। आफ्टर रिफ्लेक्शन जैसे ही हिट हुआ तो रिफ्लेक्टेड रेज जो हुई हैं वो भी कैसी हैं, पैरेलल ही है एक दूसरे की, और एक ही डायरेक्शन के अंदर क्या हो रही हैं, जा रही हैं। जबकि अगर मैं बात करूं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की, जिसका दूसरा नाम क्या है, जिसका दूसरा नाम है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, कहाँ देखने को मिलता है, रफ सरफेस में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जब लाइट आकर किसी इस रफ सरफेस पर स्ट्राइक करती है तो इस कंडीशन में लाइट जो होती है वो स्प्रेड आउट होती है, मतलब लाइट फैलती है। कैसे, जो इंसिडेंट रेज हैं वो तो आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं। यहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन में पैरेलल थी तो हम यही कह सकते थे कि ये एक ही डायरेक्शन में क्या हो रही है, लाइट जा रही है रिफ्लेक्शन के बाद। लेकिन डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट है वो स्प्रेड आउट हो रही है, वो फैल रही है, वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर नहीं जा रही है। तो इसी चीज़ को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं इसके डायग्राम और डेफिनेशन के थ्रू। सो फर्स्ट इज रेगुलर या फिर स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। दिस अकर्स व्हेन अ लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ स्मूथ और मिरर लाइक सरफेस। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन कहाँ देखने को मिलता है, जब हमारा सरफेस कैसा होता है,
या तो स्मूथ होता है या फिर मिरर के जैसा होता है। द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, जैसे मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्टेड रेज कैसी हैं, आपस में पैरेलल है, रिजल्टिंग इन अ क्लियर एंड डिस्टिंक्ट इमेज। आफ्टर रिफ्लेक्शन भी ये पैरेलल जाएंगी, एक ही डायरेक्शन में जाएंगी और क्या करेंगी, एक क्लियर इमेज को फॉर्म करेंगी। जबकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि ये रिफ्लेक्शन जो है या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है ये हमेशा रफ और अनइवन सरफेस पर हमें देखने को मिलता है। इंसिडेंट रेज आपस में पैरेलल होती हैं, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो पैरेलल नहीं होती हैं, वो स्प्रेड आउट होती हैं, वो हर डायरेक्शन के अंदर जाती हैं। तो ये था रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस के कुछ क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग टाइप्स ऑफ मिरर, स्फेरिकल मिरर के टाइप्स, इमेज फॉर्मेशन, सारी चीज़ें देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।